एक बिहार के किसी लोकल चैनल पे आनंद सिंह का एक इंटरव्यू एक लड़की कर रही थी, और वो सारा ये था कि अब वो चुनाव 19 का है, क्या होगा क्या नहीं होगा, चुनाव लड़ेंगे। तो उसमें एक सवाल आया कि बिहार में शिक्षा की हालत बड़ी खराब है, तो अगर आप जीतते हैं तो आप क्या करेंगे। अब इस सवाल के बाद जवाब जो है वो छोड़िए, मुझे इस सवाल पे इसलिए हंसी आई थी कि एक शख्स जो पिछले 3 बार से बिहार में विधायक है, नीतीश कुमार जैसे साफ सुथरे छवि के इंसान की पार्टी में विधायक रहा, फिर उन्होंने उससे अपना दामन हटाया पिछले चुनाव में, तो वो इंडिपेंडेंट लड़ा और जीत गया, और वो शिक्षा और एजुकेशन और लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की बातें कर रहा है। तो बड़ा मतलब अजीब सी विडंबना कहें, इसे क्या कहें, कि जिसने पूरी जिंदगी अपनी क्राइम में गुजार दी, लिखना पढ़ना नहीं आता, बल्कि मैं आज की कहानी जिससे शुरू करूंगा भाई, जिसे अपने मोबाइल का नंबर डायल करना भी नहीं आता था, अब तो शायद आ गया हो। तो वो लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वो सरकार में आए और वो हमारी एजुकेशन पॉलिसी और बेरोजगारी, विकास, इसके लिए काम करें। तो बड़ी अजीब अजीब सी चीज है ये। खैर, अब तक तो आप समझ गए होंगे टीजर देखकर भी। बिहार के अनंत सिंह की जो बाहुबली हैं, डॉन कहिए, नेता कहिए, और एक और नाम छोटे सरकार, उनकी कहानी है पूरी। 2 इंसिडेंट मैं बताऊंगा और उससे आप अंदाजा लगा लेंगे पूरी कहानी का, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में ज्यादातर सभी लोग जानते हैं। 2004 में, उससे पहले एक वीडियो आया था, बल्कि 2004 से पहले, जिसमें अनंत सिंह के बड़े सारे शौक हैं, उनमें से एक शौक था वो डांस भी करना। तो वो बाकायदा डांस कर रहे हैं और AK-47 लहराया जा रहा था। तो ये वीडियो आया उस वक्त और मीडिया में आया। अब AK-47 अपने आप में ही रखना जो है वो गुनाह है, जिसमें बेल भी नहीं है। तो ये उस वक्त सामने आई चीजें, और इसके कुछ दिन के बाद बिहार पुलिस को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि बहुत सारे जो वांटेड क्रिमिनल हैं उनको अनंत सिंह ने संरक्षण दे रखा है, और कुछ ऐसे बड़े क्राइम होने वाले हैं जो इन लोगों के जरिए होने हैं। तो ये जब खबर मिली, तो इसके बाद बिहार की जो STF है, स्पेशल टास्क फोर्स, उसने लोकल पुलिस की मदद से इस इंफॉर्मेशन पे काम करना शुरू किया, और 2004 में जो गढ़ है अनंत सिंह का, जहां से ये उठा, जहां से इसने अपनी दबंगई गुंडई शुरू की थी, मोकामा, ये पटना से करीब 100 किलोमीटर है, और मोकामा के पास एक बहुत फेमस जगह है बेगूसराय, जो रिफाइनरी टाउनशिप के नाम से भी जाना जाता है। वहां पे बहुत बड़ा बिग रिफाइनरी वो है। तो वहां ज्यादातर सरकारी कर्मचारी रहते हैं। उससे पहले है ये मोकामा, और 100 किलोमीटर, और ये पटना डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और उसके पास में है बाढ़, जहां जो नीतीश कुमार उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इस जो खबर मिली 2004 में STF को कि यहां पे कुछ अनंत सिंह ने कुछ लोगों को, कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो उनके पास छुपे हुए हैं और ये लोग कुछ बड़ा क्राइम करने वाले हैं, तो STF की टीम ने रेड मारी मोकामा के आनंद सिंह के घर पर। करीब 6 घंटे तक ये रेड चली। क्या हो रहा है? 6 घंटे तक, कुछ बीच में भी आवाज आ रही थी मेरी कानों तक, माफ कीजिएगा। तो
एसटीएफ ने रेड की। करीब 6 घंटे तक एसटीएफ को भी अंदाजा नहीं था और दोनों तरफ से गोलियां चली। 6 घंटे ये एनकाउंटर हुआ और 6 घंटे के बाद एक एसटीएफ का जवान मारा गया और आनंद सिंह के 8 लोग मारे गए। ये हेडलाइन बनी, सुर्खियां बनी। उसके बाद तलाशी ली गई, बहुत सारे वहां से असलहे मिले, बंदूकें मिली, कारतूस मिले। एक खबर यह भी है कि इसमें आनंद सिंह खुद घायल हो गया था, लेकिन वो वहां से निकल भागा। लेकिन इस एक ऑपरेशन ने बताया कि आनंद सिंह किस तरह का क्रिमिनल है। ये 2004 की बात है। आनंद सिंह अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल के तौर पे ही जाना जाता था, जिसकी वहां पे एक पैरेलल कहते हैं कि गवर्नमेंट चलती थी। वहां बाकी किसी का मतलब नहीं था। जो कुछ होता था वो आनंद सिंह ही था। किसी का झगड़ा निपटाना हो, किसी को कुछ और करना है, वो बिना आनंद सिंह की मर्जी के उस इलाके में कुछ नहीं होता था। तो इस एसटीएफ के ऑपरेशन के बाद आनंद सिंह का नाम आया, थोड़ा और कद बढ़ गया, क्योंकि ऐसे लोगों की जितनी पब्लिसिटी होती है उनका कद बढ़ता जाता है। फिर 2005 आता है और 2005 में उस वक्त नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को हराने के लिए आनंद सिंह का सहारा लेते हैं और उसको जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट बनाकर विधानसभा की टिकट दे देते हैं और वो चुनाव लड़ता है। उसी दौरान मुझे 2005 में ये कहा गया था कि बिहार के जितने बाहुबली और इस तरह के डॉन हैं जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, उनके ऊपर एक सीरीज बनानी है। तो मैं बिहार गया। बाकी सारे लोगों का करते करते फिर मैं मोकामा पहुंचता हूं। ये पहले से बताया गया था कि वो ज्यादातर अपने घर में ही रहता है, शायद उसे चुनाव प्रचार की भी उतनी जरूरत नहीं है। दबंगई लोगों के साथ ये एक एडवांटेज होता है कि उनकी डर, दहशत और खौफ जो ही उनके लिए काम कर जाती है। तो मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ और चूंकि चुनाव का टाइम था तो उसके लिए भी मुश्किल नहीं था कि चलो मीडिया से बात करें। तो मुकामा पहुंचते हैं, जो चुनावी मैनेजर और कुछ लोग थे उनसे बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने वक्त दिया। सुबह करीब 11 बजे का वक्त होगा। तो मुकामा पहली बार आनंद सिंह के घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो हमारी गाड़ी जो है वो एक मेन गेट के पास ही रोक दी जाती है। इसके बाद कैमरामैन कैमरा और लेता है और हम दोनों अंदर दाखिल होते हैं। एक हवेली टाइप का गेट था। जब अंदर दाखिल होते हैं तो मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ बाहर से देख के कि अंदर ऐसा होगा। किसी किले टाइप की आप समझ लें। मैं ऐसे चल रहा हूं, मेरे राइट और मेरे लेफ्ट दोनों तरफ करीब, ध्यान से मुझे याद हो तो 3 या 4 मंजिली ये इमारत दोनों तरफ एक ही शेप में, एक ही तरह से बनी हुई और उसमें छोटे छोटे कमरे। तो मैं चलता गया, दोनों तरफ देखते गया और वो उसमें लोग, वहां पे कपड़े भी सूख रहे हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं। तो करीब जब दोनों तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मतलब ये कैसा घर है और इस तरह से क्यों, क्योंकि ये जो अपार्टमेंट्स और इस तरह की चीजें होती हैं मुंबई में ऐसे बड़े आम आपको देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे चौल, छोटी छोटी ऐसे फ्लैट्स जिसमें एक एक रूम का, जिसमें लोग रहते हैं। बट 2005 में और बिहार में इस तरीके से, क्योंकि वहां पे या तो आपके
गरीब भी है, मट्टी का घर हो सकता है, लेकिन इस तरह के घर नहीं जिसमें एक ही बिल्डिंग में इतनी सारी चीजें थी। ये चलन शुरू नहीं हुआ था, और वो भी मुकामा जैसी जगह पे। तो मेरे लिए बड़ा अजीब था और मैंने उसको नोटिस किया, लेकिन कुछ बात नहीं हुई। फिर मैं धीरे धीरे अंदर जाता हूँ। उसके बाद हमें ले जाकर नीचे एक पहले हॉल टाइप का कमरा था, उसमें बैठाया गया। बैठाने के बाद बहुत प्यार से, हमारे को बुरा भी न लगे, उन्होंने बातों बातों में, उनके 3-4 लोग थे जो कैमरे को भी देख लिया, कैमरे को छू लिया, माइक भी चेक कर ली, माइक का वो निकाल कर भी देख लिया, तार भी देख ली, और कायदे से हमारी तलाशी भी ले ली, जो हमें बुरा भी न लगे और हो भी गया। जैसे पीछे पर्स था, तो ये क्या है, आप बड़ा पर्स पीछे नहीं रखते, वो अपनी भाषा में। तो पर्स के नाम पे उन्होंने पीछे हाथ वाथ भी मारा और कमर तक ले गए, देख लिया कुछ है तो नहीं। सेम कैमरामैन के साथ किया। तो इतना तजुर्बा हो गया था, हमें मालूम था कि ये बिना डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तलाशी भी हो रही है। अब आखिरी चीज बचता था वो जूता, तो उसकी तलाशी दूसरे तरीके से हुई। जब हम को कुछ देर बैठने के बाद चाय वाय पी ली, तो फिर कहा गया कि चलिए ऊपर। जब ऊपर गए तो कमरा जब आने लगा तो जूता उतार दीजिए। तो कई जगह ऐसा होता है, तो हमें भी नहीं वो लगा, हमने खैर उतारा। अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचे तो एक वो भी बड़ा सा हॉल था, उसमें करीब उस वक्त 7-8 लोग बैठे हुए थे, सारे हट्टे कट्टे पहलवान टाइप। 1-2 थे जो सूखे थे, पतले दुबले, और एक बड़ा सा एक चौकी थी लकड़ी की, उस पर हमें बैठा दिया गया और हमसे कहा गया कि आप जो भी अपना जैसे करना है कर लीजिए। तो हमने कहा कहाँ करना है, तो उन्होंने कहा नहीं यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे होगा। तो कैमरामैन ने कहा भी कि यहाँ पे फ्रेम नहीं बन रहा है, ये है लाइट वेट। तो उसने कहा नहीं होना तो यही है, वो कहीं और नहीं बैठते। तो हमारा काम भी कि किसी तरह बात करनी है, जानना है। तो उनकी मर्जी के हिसाब से उसने अपना कैमरा रखा, फ्रेम बनाया। 10 मिनट गुजरा, 10 मिनट के बाद अचानक एक शख्स चला आता है, कुर्ता पहने हुआ था, और वो आके बिना किसी को कुछ देखे हुए, लेकिन जो लोग खड़े हुए तो हमें अंदाजा हो गया कि कोई आया। तब तक अनंत सिंह की मैंने तस्वीर देखी थी, लेकिन वो तस्वीर जो थी वो 2004 की, जब ये इंसिडेंट हुआ था STF वाला, तब वो चीजें आई थी। लेकिन जब वो पहली बार देखा तो उस तस्वीर से बिल्कुल अलग मुझे दिखाई दिया। और वो आके उसी चौकी पे बैठता है और फिर अपने लोगों से कुछ वो बात की उसने अपनी भाषा में, मगधी भाषा थी। और उसके बाद वो कुछ कुछ बोला गया, सुनता गया। उसके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल था। उस जमाने में ये जो आज के मोबाइल है कि अब मोबाइल की स्क्रीन जितनी बड़ी हो, क्योंकि अब तो उसमें वीडियो आता है, फिल्में आती हैं, तो हम बड़े स्क्रीन पे देखने के हम लोग शौकीन है, उसमें बड़ी दिखती। तब मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए थी या मैसेज के लिए। तब तो व्हाट्सएप भी नहीं था, वीडियो ये सब तो खैर दूर की बात थी। तो वो छोटा, और उस वक्त इसीलिए जितना कहते थे कि छोटा मोबाइल है वो उतना ज्यादा आपका टशन है, तो बड़े आते थे अच्छे अच्छे। तो वो छोटा सा मोबाइल था और बैठे। तब उनमें से एक जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा मैनेजर था, उसने बताया कि हम लोग दिल्ली से आए हैं, आज तक न्यूज चैनल से हैं। तो देखा वेखा, मतलब उससे खैर मुझे लगता है कि पूरी हिंदी भी शायद एक सांस में एक लाइन नहीं बोली जाती थी। अब राजनीति ने बहुत कुछ सिखा दिया। तो हम लोगों ने ही नमस्कार किया, पर उसका जवाब भी बस गर्दन से मिला, और फिर बातचीत शुरू हुई। इतने में वो घंटी बजी उसके मोबाइल की।
तो घंटी बजी तो उठाया, और अब उसे मोबाइल उठाना था। मुझे इससे लग रहा था कि शायद ये मोबाइल हाल में ही आया हो, लेकिन कितना भी वो उतना पता होना चाहिए था। लेकिन मोबाइल उठाते कैसे हैं वो आइडिया नहीं था। तो वो कुछ फिर बादशाह बोला, बराबर में जो खड़ा हुआ था उसने उठाया, उंगली से दबाई, फिर कान में लगाया, फिर उसने बात की, और बातचीत करने के बाद फोन रख दिया। फिर बात करने लगे, हम वैसे ही हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा कि ये तो पता नहीं इंटरव्यू भी कैसे हो पाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रहा था, वो अपनी ही भाषा में। तो अभी बातचीत का सिलसिला जारी था कि अचानक वो बीच में हमें रोक के फिर अपने वो जो दाएं बाएं लोग थे कहा कि जरा नंबर मिलाओ उसको, किसी को। तो इस तरीके से नहीं कहा, ये भी अपनी भाषा में कहा। तो मुझे ये आइडिया हो गया था कि किसी को फोन मिलाना। तो नंबर मिलाना था, लेकिन इससे नंबर मिलाना भी नहीं आता था। तो फिर उसको दिया और उसने नंबर मिलाया। फिर नंबर मिलाने के बाद फोन पे बात हुई, और उसके बाद खैर हमारी बातचीत शुरू हुई। मतलब शायद मेरे सवाल उससे बड़े थे जो जवाब उतने छोटे मिल रहे थे। आप जैसे पूछे कि तो आप चुनाव में क्यों खड़े हुए हैं, तो जवाब ऐसे आएगा, बस खड़ा हो गया हूं। मतलब आपके पास फुटेज भरने के लिए वो ज्यादा टाइम ही नहीं देता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शॉर्ट शॉर्ट जवाब देते हैं। खैर, अब ये था कि मान में तो आ गए हैं, अब जो करना है, वरना तो फिर बॉस भी गाली देंगे कि इतने दूर भेजा, तुमने कुछ किया, क्या बात की। तो धीरे धीरे शुरू में तो अच्छी अच्छी बातें, जो बेसिक हम लोगों का होता है कि जाते ही किसी को नाराज मत करो, और जितने कड़वे सवाल हैं वो मौका देख देख के बीच में या आखिर में पूछो, शुरुआत नहीं करो वैसे। तो इधर उधर की बात होती रही। फिर अचानक मैंने वो 2004 की बात छेड़ दी। उसके भी शॉर्ट जवाब नहीं, वो ये था हमारे दुश्मनों की साजिश थी, जो भी लाइनें थी सारी। फिर अचानक चूंकि मैं रिसर्च करके गया था, तो मैंने कहा कि अब आप पॉलिटिशियन नेता बनेंगे, तो बाहुबली से आप नेता बन के क्या, तो हम नहीं बनना चाहते हैं नेता, बस मुझे कहा गया है, और ये 2-3 महीने के लिए है। तो शायद ये भी इतना तो अंदाजा होगा कि एक चुनाव अगर जीते हैं तो आप 5 साल तक रहते हैं। लेकिन मैंने जब 1-2 बार ये ट्राई किया, तब भी वो यही था कि नहीं, हम तो 3-6 महीने के लिए, मतलब इतने ही दिन के लिए विधायक रहना है। ये मुझे समझ में नहीं आया था। खैर, तो मैंने लास्ट में फिर जब बाहुबली और सारे सवाल हुए, तो एक सवाल ये था कि अनंत सिंह जिस परिवार से, उस परिवार में पूरे जो इसके पिता हैं वो कहते हैं कि साधु हुआ करते थे मुकामा में। अब बचपन में ये खुद पढ़ने लिखने में कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। तो इसके जो आप जब इलेक्शन लड़ते हैं तो जिस तरीके से आप अपनी सारी चीजें एफिडेविट देते हैं, तो उसमें भी लिखा हुआ था कि सम एजुकेशन, मतलब हिंदी में उसमें था कि थोड़ी शिक्षा। तो पढ़ाई लिखाई की नहीं थी, कहते हैं कि शायद 3री या 4थी तक ये स्कूल गया, उसके बाद छोड़ दिया था। फिर ये अयोध्या और हरिद्वार, वहां पे ये साधुओं के साथ कुछ समय रहा, फिर वापस आया। टोटल 4 भाई थे, जिनमें से एक की बीमारी से मौत हो गई थी, और 2 भाइयों का मर्डर हुआ था। जिसके बड़े एक भाई का जो मर्डर हुआ था, तब ये अनंत सिंह कहीं और था, उसके बाद वापस आता है, और कहते हैं कि चूंकि मुकामा और वहां वो एरिया जो है वो गंगा से भी लगा हुआ है, तो ये गंगा नदी तय, इसको कहीं से खबर मिली कि इसके भाई का कातिल वहां पे है। तो ये गंगा नदी में उस वक्त खबर सुनते ही तैर के वहां पहुंचा उस पार, और अपने भाई के कातिलों को मार कर आया था। और फिर इसके इतने चर्चे हुए, इतने चर्चे कराए गए कि उसके बाद अचानक अनंत सिंह
मोकामा का बहुत बड़ा एक डॉन टाइप बन गया। उससे पहले सूरज भान सिंह का दबदबा था। इस चीज ने अनंत सिंह को फिर अनंत सिंह बनाना शुरू कर दिया। तो ये चूंकि रिसर्च करके गया तो मैंने पूछा कि भाई के आपका मर्डर हुआ था और उस भाई के कातिल को आपने गंगा में जाकर तैर के उस पार और फिर आपने मारा। मतलब मैं ये मान के चल रहा था कि जाहिर सी बात है या तो फिर इस जवाब में थोड़ा गुस्सा होगा या कुछ और होगा। अब पता नहीं, मैं डरते डरते भी पूछा क्योंकि उस जगह पे घुसते ही मुझे अजीब सा कुछ होने लगा था। वो जब एंट्री ही मारी थी तभी तो एकदम बेफिक्र होके उसने कहा कि हाँ मारा था। मैं पूछा कि क्यों? उसका ये था कि न्याय हो गया। ये लाइन बड़े मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा ओपनली बोलेगा, लेकिन खैर जब ये बोल दिया तब उसका जो मैनेजर था जो भी चुनाव का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उसने कहा था कि सर ये मत आप कीजिएगा। मतलब उसका ये था कि नहीं दिखाइएगा, हालांकि वो सब गया ऑन एयर। तो ये सारी चीजें जब सुनी तो मुझे पहली बार वहां पे, उसके बाद बहुत देर तक बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। जब कैमरा बंद हो गया तो और ज्यादा बातें हुई। तो मुझे लगा कि मैंने बड़े सारे ऐसे लोग देखे हैं, लेकिन ये एक दूसरे ही तरह का एकदम बाहुबली या क्रिमिनल टाइप का था, जिसको मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, जो करना है करना है। और फिर उन लोगों के हथियार भी देखे मैंने जब कैमरा बंद हुआ था। ये सारी चीजें बात हुई है। उसके बाद करीब 1.5-2 घंटा मैं बैठा। 1.5-2 घंटे के बाद फिर वो आखिरी के 15 मिनट या आधा घंटे में वो थोड़ा सा और खुला था और तब नॉर्मल भी, फिर मैं भी बात करने लगा। फिर चाय वाय पिलाई और उसके बाद निकलना, वहां से निकलना था तो निकला। जब निकल के वापस बाहर आया तो पता चला कि ड्राइवर को भी बाहर चाय वाय पिला दी गई थी। तो ड्राइवर से पूछा कब चाय पिलाई गई थी, तो उसने कहा अभी 10 मिनट पहले। तो जब ये आखिरी के 15-20 मिनट जब नॉर्मल सारी चीजें हुई थी तब ड्राइवर तक भी चाय पहुंची थी। उसके बाद उस मैनेजर से फिर मैंने पूछा, जब वापस जाने लगे, वो गाड़ी तक छोड़ने आ रहा था, कि बाकी चीजें समझ में आई मुझे। ये जो दोनों ये बना हुआ अंदर में हवेली में वो घर है और यहाँ पे ये अपार्टमेंट टाइप छोटे छोटे एक एक कमरे, और ये इतने लोग कौन है। तब उसने बताया कि ये सारे किराएदार हैं और इस दोनों तरफ जो आप देख रहे हो करीब 55-60 फैमिली इसमें रहती है। और हर फैमिली में अगर आप 2 भी गिनो तो 100 से ऊपर हो गए। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, अनंत सिंह के पास इतने पैसे हैं, उसको किराएदार रखने की क्या जरूरत है। तो उसने खैर कुछ बताया नहीं, हंसा और चुप रहा। इसके बाद हम बाकी घूमे, चुके अनंत सिंह के बारे में और जन्म कुंडली निकालनी थी, पता करना शुरू किया। तो पता चला कि 2004 में जब एसटीएफ ने उस घर में रेड मारा था, उसके बाद अनंत सिंह के 8 लोग मारे गए थे। तब अनंत सिंह जब वापस आया और 2005 में फिर उसने इलेक्शन में जेल भी गया था, वो फिर बेल पे बाहर आया, तो उसने कहा कि ये दोबारा भी कभी फ्यूचर में हो सकता है। तो उसने इस प्लानिंग के साथ वो दोनों तरफ ये दरबे नुमा कमरे बनाए और उसमें लोगों को रखा, उसी इलाके के लोगों को रखा जो अलग अलग जगहों पे काम करते थे, और सिर्फ उनको अपने ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रखा कि अगर कल को ऐसा कोई रेड या ऐसा कोई ऑपरेशन होता है तो ये लोग ढाल बनेंगे और इससे एसटीएफ या पुलिस या फिर कोई गोली चलाने से बचेगी, क्योंकि ये बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। तो एक जो तीसरी चौथी पास भी नहीं, जो ठीक से उस वक्त एक लाइन हिंदी भी नहीं बोल पाता था,
अब लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस और भाषण देखे, अब वो बहुत कुछ बोल लेता है, क्योंकि राजनीति बहुत कुछ इंसान को सिखा भी देती है। तो ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा था, उस जगह पे उसको रखने का। ये तो थी एक कहानी, एक इंसिडेंट। एक और ऐसी चीज है, 2013-14 में एक लड़की का रेप और मर्डर होता है, पटना में लाश मिलती है और कुछ खत मिलता है, उसमें इल्जाम आनंद सिंह के ऊपर था। मीडिया में खबर आती है, हम लोग इस पे शो बनाते हैं। फिर इसी शो के लिए मैं पटना जाता हूं और उस वक्त ये सारी चीजें होती है, बातचीत होती है और ये शो जाता है, लेकिन तब तक ऐसा कुछ निकला नहीं था। इत्तेफाक से वापसी के बाद अचानक कुछ और नए ऐसे सबूत मिलते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने बचाव में आनंद सिंह ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी सारे सवालों का जवाब होता रहता है। एक प्रकाश सिंह जर्नलिस्ट रिपोर्टर, पहले हमारे यहाँ आज तक में हमारे साथ थे, अभी वो एनडीटीवी में बिहार ब्यूरो में फिर वो चले गए। तो प्रकाश सिंह ने सवाल पूछ लिया कि इस लड़की के रेप में आपका हाथ है और इसका मर्डर भी आपने कराया। इस सवाल में वो इतना गुस्सा आ गया कि उसने वहीं मतलब उसके साथ बदतमीजी की और फिर करीब 2 घंटे तक उसको बंधक बना के रखा, उसे पीटा बुरी तरह से, कैमरामैन को पीटा, कैमरा तोड़ दिया, कई और मीडिया वालों को भी मारा। बाद में और बाकी मीडिया को पता चला, तब वहां पे वो लोग पहुंचे, इसका हंगामा हुआ, मीडिया की तरफ से धरना प्रदर्शन हुआ, फिर पुलिस को मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी और ये भी धमकी दिया प्रकाश सिंह को कि मैं बिल्कुल जेल भी चला जाऊं, वहां से भी तुमको छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। तो प्रकाश सिंह की भी हालत खराब हो गई। अब आनंद सिंह जैसे लोग धमकी दे तो डरना जरूरी है। खैर, इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और उसको, आनंद सिंह को गिरफ्तार किया गया, बाकायदा जेल भेजा गया इस मामले में पूरे। लेकिन उस केस में भी कोई गवाह और सबूत बाद में सामने आया नहीं। ये एक दूसरा था। एक जब नीतीश कुमार की शुरुआत आपको बताई कि अनंत सिंह जैसे क्रिमिनल को राजनीति में लाने वाला शख्स भी एक वो शख्स है, सोचिए कि जिसकी छवि बड़ी साफ सुथरी, और जिन्होंने ये कहा कि वो बिहार से अपराध को बिल्कुल खत्म कर देंगे। और वही नीतीश कुमार 2005 में सिर्फ अपने विरोधी को हराने के लिए आनंद सिंह जैसे शख्स को टिकट देते हैं और वो जीतता है, और उसके बाद वो न सिर्फ उस बार जीतता है बल्कि लगातार अगली 3 बार और जीतता है। 2 बार जेडीयू के टिकट पे, एक बार जब 2015 में जब मर्डर का केस लग जाता है तो फिर नीतीश कुमार को लगता है कि एक तरफ उनकी छवि है क्राइम को खत्म करने का और दूसरी तरफ आनंद सिंह जैसे लोगों को वो पाले हुए, तो मजबूरी में, और चुनाव सर पे था, आनंद सिंह को उनको हटाना पड़ा पार्टी से। और बल्कि आनंद सिंह जेल गया, वो खुद भी नीतीश कुमार के खिलाफ उल्टा सीधा बोला, और तब वो इंडिपेंडेंट लड़ा और इंडिपेंडेंट भी जीत गया। जब दूसरी बार नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो कहते हैं कि 2013 की मैं आपको बात बताऊं कि जब उन्होंने ये वादा किया था कि बिहार से सारे क्रिमिनल्स को हटा देंगे, तो उस दौरान में करीब 83,000 क्रिमिनल्स थे जो कन्विक्ट हुए थे, अलग अलग, जो छोटे बड़े सब मिलाकर बिहार में पूरे, और हजारों अरेस्ट हुए थे। और जो टॉप क्रिमिनल थे बिहार के, उन सबको भी पकड़ा गया, शहाबुद्दीन जैसे लोग भी।
इसके बाद एक मीटिंग ली नीतीश कुमार ने और उसमें सारे बिहार के टॉप पुलिस ऑफिशियल थे। उन्होंने उस मीटिंग में बाकायदा कहा कि मैंने वादा किया और मैं बिहार से बिल्कुल मैं लॉ एंड ऑर्डर चाहता हूं और उसके बीच में कोई नहीं आया, और आपको फ्री एंड फेयर जो भी काम करना कीजिए, पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, न मेरा, न मेरी किसी टीम का, न मेरे मंत्रिमंडल का। ये उनके बयान थे। डीजीपी अभयानंद आए, जिन्होंने ये सुना कि मुख्यमंत्री ने इतना फ्री हैंड दे रखा है तो कायदे से काम होना चाहिए था। तो इसके बाद बहुत सारे क्रिमिनल को पकड़ा गया, उठाया गया, लेकिन बहुत सारे मामलों में बरी होने के बाद भी, सबूत और गवाह नहीं होने के बावजूद, तब भी बहुत सारे केसेस थे, अब भी हैं अनंत कुमार के खिलाफ। लेकिन मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बावजूद बिहार पुलिस ने अनंत सिंह पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। उसकी एक वजह यह भी है कि अगर नीतीश कुमार को वहां सरकार कहते हैं तो अनंत सिंह को छोटे सरकार कहा जाता था, और अनंत सिंह के साथ नीतीश कुमार की करीबी वहां के सब जानते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों या फिर ब्यूरोक्रेट्स हों। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। खुद डीजीपी अभयानंद ने एक बार ये कहा था अनंत सिंह के बारे में कि ही इज ए डेंजरस मैन, लेकिन जब ये हुआ कि इतने केसेस हैं अरेस्ट, तो उस पे ऊपर उन्होंने चुप्पी सान ली थी और कभी गिरफ्तार नहीं किया। ये मतलब बिहार पुलिस का ये सारा वो था, आपको जो चेहरा कि कैसे इसको करना है, पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है। जब आप छोटे सरकार का दर्जा और ओहदा पाते हैं तो जाहिर सी बात है पुलिस की भी हिम्मत नहीं होती है आपको गिरफ्तार करने की। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि फिर सारी हेकड़ी, सारी दबंगई आपकी, वो सब कुछ रह जाती है। बट इसके लिए नियत और साफ मंशा की जरूरत होती है। तो यही हुआ। लगातार नीतीश कुमार का सर पे हाथ होने के बावजूद 2015 में एक इंसिडेंट होता है। ये जो मैं एक दो इंसिडेंट आपको बता रहा था, ये उनमें से एक। 2015 में जून के महीने में बाढ़ इलाका जो मोकामा के पास है और अनंत सिंह का घर है, तो वहां पे अनंत सिंह को पटना में, चूंकि विधायक, पटना में सरकारी घर, तो ज्यादातर ये पटना में रहना, तो अनंत सिंह के पास से खबर आती है कि अनंत सिंह के परिवार की किसी महिला को बाढ़ के एक चौराहे पे 4 लड़कों ने छेड़ दिया। ये खबर आई पटना। जैसे ही अनंत सिंह ने सुना अब अनंत सिंह, तो अपनी पूरी गुंडों की एक टोली को उसी वक्त गाड़ी से बाढ़ के लिए रवाना कर दिया। करीब 100, मैंने आपको बताया कि रफली 80-100 किलोमीटर की दूरी है। तो पटना के अपने सरकारी आवास से पूरे गुंडों की एक फौज गाड़ी में सवार होकर बाढ़ जाती है। इस बीच में जब ये सारी चीजें हुई और यहां पटना से निकले, तो अब जाहिर सी बात है सरकारी आवास है, पुलिस की भी ड्यूटी होती है। किसी ने खबर कर दी पुलिस को कि ऐसे ऐसे अनंत सिंह की फैमिली की किसी महिला को छेड़ा गया है और 4 लड़कों ने छेड़ा है, और यहां से पूरी एक पलटन गई है गुंडों की। तब पटना के एसएसपी हुआ करते थे जितेंद्र राणा, एकदम यंग, डायनेमिक, तेज तर्रार। तो जितेंद्र राणा को समझ में आ जाता है कि गुंडों की टोली जाने का मतलब और अनंत सिंह की फैमिली में किसी को छेड़खानी करने का मतलब अंजाम क्या होगा। ये चारों बचेंगे नहीं। फौरन पुलिस की टीम भी वहां पे अलर्ट भी किया जाता है, यहां से भी जाती है। तब तक ये गुंडे वहां पहुंचकर 3 लड़कों को बुरी तरह से उठा के पीट रहे थे और बस उनका मरना बाकी था, जितना पीट।
और इससे पहले कि मार देते तब तक पुलिस की टीम पहुंच गई, उन तीनों लड़कों को किसी तरह छुड़ाया और जो लोग पीट रहे थे उनमें से 5 लोगों को अरेस्ट किया और उन 5 गुंडों को आनंद सिंह के अरेस्ट करके पटना लाया गया। लेकिन चौथे लड़के का कुछ पता नहीं चला। अब तक मामला ऐसे ही हल्का था। अगले दिन बाढ़ के पास ही एक खेत में एक लाश मिलती है। लाश बुरी तरह से उसको मारा गया था, उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी, उसके प्राइवेट पार्ट्स को कुचल दिया गया था और पता चला कि ये चौथा लड़का है जिसकी लाश मिली थी और वो बिहटा का था। ये भी बिहार में एक जगह है। अब इसके बाद जब ये मिलता है तो ये लाश मिलती है तो समझ में आ जाता है, तो एसएसपी जितेंद्र राणा उन 5 जो गुंडे थे उसको उठाया और उसकी फिर अच्छी तरीके से पुलिसिया खातिरदारी करने के बाद उससे बयान जब लिया तो उसने बताया कि हमें इन लड़कों को वहां पे मारने या पकड़ने के लिए जो भेजा था उसमें एक नाम आनंद सिंह का था, विधायक जी का था, छोटे सरकार का था। अब ये काफी था एक बयान, चूंकि यहाँ पे मर्डर था, किडनैपिंग थी, तो पुलिस के पास ठोस सबूत था और उसी के बंदे का इकबालिया बयान भी था। तो फौरन जो एसएसपी हैं जितेंद्र राणा वो अपनी कार्रवाई में लग जाते हैं। इत्तेफाक से इस बयान और इस सारी चीजों के बारे में तब तक ऊपरी अफसरों को, जो आला अफसर हैं पुलिस के, उनको ही पता चल जाता है। अब नीतीश कुमार का सर पे हाथ आनंद सिंह के, छोटे सरकार के, तो आला पुलिस अफसरों में खलबली मच जाती है कि क्या होगा। बात फिर सीएम ऑफिस तक जाती है और इससे पहले कि अब ये लगता है कि आनंद सिंह को एसएसपी गिरफ्तार करे इस मामले में, रात 10 बजे सीएम ऑफिस से एसएसपी के ट्रांसफर का परवाना आ जाता है, लेटर। और उस लेटर में ये लिखा था कि आप, ये 22 जून की बात है, 22 जून 2015। तो 22 जून की रात 10 बजे लेटर आता है एसएसपी जितेंद्र राणा के पास कि आपका ट्रांसफर किया जा रहा है और आप 23 जून को दोपहर 1 बजे अपना चार्ज जो नए एसएसपी हैं उनको दे दें। जो नए एसएसपी थे उनका नाम था विकास वैभव और ये एनआईए में, ये भी तेज तर्रार, यंग, डायनेमिक, ईमानदार, काम करने का जज्बा। जो जनरली जो नए आईपीएस आते हैं उनमें एक चीज बड़ी अच्छी मैंने हमेशा देखी है, उनके अंदर बड़ा जोश, जुनून, सब कुछ होता है, पर धीरे धीरे जब वो काम करने लगते हैं फिर वो सिस्टम देखते हैं, तो फिर करप्शन देखते हैं, बेईमानी देखते हैं, राजनीतिक आपका दबाव देखते हैं, फिर वो धीरे धीरे उनका जोश ठंडा हो जाता है, उनकी ईमानदारी भी गायब हो जाती है। ऐसे मैंने कई केस में देखे हैं। पर शुरुआत में वाकई इन लोगों को आप जज्बा देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो खैर 22 जून की रात को अचानक दबाव में आकर सीएम ऑफिस से ट्रांसफर का ऑर्डर आता है। बस उसमें गलती एक होती है, उसमें लिखा गया था कि आप 23 तारीख को, 23 जून 2015 को 1 बजे अपना चार्ज, 1 बजे तक अपना चार्ज नए एसएसपी विकास वैभव को दे दे। अब चूंकि कागजी कार्रवाई सारी हो चुकी थी, मौका अच्छा था, जितेंद्र राणा ने कहा कि इसको चूकेंगे नहीं। ठीक 1 बजे जब चार्ज देना था और नए एसएसपी आए और पुराने इनको अब जाना है नई जगह चार्ज लेने, ये खामोशी से चार्ज देके जा सकते थे जितेंद्र राणा, बट दिमाग में कुछ और था। 1 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग बुला लेते हैं, ये इनके लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस एज ए पटना एसएसपी, और बुलाने के बाद ये सारा खुलासा कर देते हैं आनंद सिंह के खिलाफ कि ऐसे ऐसे ये छेड़खानी हुई थी जिसमें 4 लड़कों को उठाया गया, 3 को पुलिस ने बचा लिया, एक की अगले दिन लाश मिली और उसे मार दिया। और बयान में यह है कि ये सब कुछ आनंद सिंह के कहने पे किया गया और ये सारे सबूत हैं, ये सारी चीजें हैं।
अब मैं जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि नए एसएसपी इस पे कार्रवाई करेंगे। ये अपना आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो टाइम दिया गया था सेम उसी टाइम पे करके और चार्ज देके वो निकल गए। अब यहां दूसरा एसएसपी वो भी दबाव में होता तो शायद कुछ करता नहीं, लेकिन ये भी जो जितेंद्र राणा की जगह पे आया विकास वैभव, कुछ करने का जज्बा, तो लगा कि नहीं इसमें सबूत काफी है, देखा। और उसको देखने के बाद जो नए एसएसपी उसने भी कहा कि इस केस की तफ्तीश करेंगे। उसके बाद उन्होंने तफ्तीश की और शुरुआत में सब कुछ देख लिया कि हाँ ये ठीक है। फिर खामोशी से बहुत वो अदालत पहुंचते हैं बिना किसी को ढिंढोरा, क्योंकि मालूम था कि अगर वो करेंगे तो फिर ऊपर से दबाव आएगा। और अदालत में जाकर अनंत सिंह के घर की सर्च वारंट है वो ले लेते हैं तलाशी के लिए, और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। तो दूसरा एसएसपी जो है वो पूरा सर्च वारंट की अदालत से परमिशन मिल जाती है। इसके बाद ये सर्च वारंट लेकर जो पूरी पटना में जितने भी और पुलिस फोर्स, क्योंकि मालूम था कि आनंद सिंह के घर पर रेड डालने का मतलब क्या होता है और कैसे किया जाएगा। तो सर्च वारंट लेने के बाद 24 जून को पुलिस की टीम आनंद सिंह के पटना के सरकारी रेजिडेंस पर जाकर छापा डाल देती है। एक साथ पटना में, मोकामा में, बाढ़ में, जितने भी अलग अलग जगह ठिकाने थे वहां पे, चूंकि मजिस्ट्रेट की परमिशन थी, सरकार अब कुछ कर नहीं सकती थी, और वहां पे रेड। और इस रेड डालने के बाद कई खून से सने हुए कपड़े मिलते हैं, कुछ ऐसे हथियार मिलते हैं जो रखना गैर कानूनी है, और मतलब वो सारी चीजें जो इस केस को मजबूत करती थी। तो जो बरामदगी थी वो बरामदगी ही गिरफ्तारी के लिए काफी थी। और इसके बाद फिर रेड के बाद आनंद सिंह को अब लगा कि कुछ हो नहीं सकता। उधर नीतीश कुमार को भी लगा कि अब मामला इतना हो चुका है कि बचाऊंगा तो उनकी छींचा लेदर होगी, तो शायद उन्होंने भी फोन उठाना बंद कर दिया। तब तक मीडिया पहुंच गई। आनंद सिंह प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। जब प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी तभी पुलिस की टीम पहुंची, और पुलिस की टीम ने उसी ब्रीफिंग के दौरान, जिसमें आनंद सिंह ने बाकायदा पुलिस के साथ हाथापाई भी की और ये भी कह रहे लगातार मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पुलिस को पहले से तैयारी थी। वो उठाकर एकदम लेके जाती है सीधे मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट के बाद सीधे वहां से जेल भेज दिया जाता है। और इस मामले में फिर पूरा एक चार्जशीट बनती है, जो किडनैपिंग, मर्डर, सब कुछ। लेकिन वही है कि ऐसे लोगों के साथ एक चीज ये होती है कि इनकी दहशत, इनका खौफ इतना होता है कि कोई जल्दी गवाही और वो सारी चीजें देता नहीं है। तो बाद में फिर अनंत सिंह को इस मामले में भी जमानत मिल जाती है और वो जमानत पर बाहर आ जाता है। अभी भी वो जमानत पर बाहर है, और अभी ये फ्राइडे जो गुजरा है उसने पटना से लेके एक अपने एरिया तक बहुत लंबी एक रैली निकाली है, जिसमें गाड़ियों का काफिला, मोटरसाइकिल का काफिला। और अब उसने ऐलान किया है कि 2019 का चुनाव मुंगेर से अब एमएलए का नहीं, एमपी का चुनाव लड़ेगा लोकसभा से। अब ये भी खबर आ रही है कि जो बिहार में महागठबंधन हुआ है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, ये सब है, तो उस महागठबंधन से वो इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने अभी एक बयान दे दिया कि वो ऐसे क्रिमिनल्स को अपनी पार्टी से टिकट नहीं देंगे।
तो अब वो कह रहा कि मैं शायद कांग्रेस से लड़ रहा हूं। अब क्या पता, राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस भी टिकट दे सकती है, क्योंकि हमारे देश में राजनीति का हश्र और हाल यही है। तो अब वो जो है वो 19 के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। कहते हैं कि करीब, ये उसने खुद भी कहा था कि मेरे ऊपर लगभग 150 मुकदमे हैं, लेकिन वो सारे फर्जी हैं, ज्यादातर में ये बरी हो गया। लेकिन अब भी जो रिकॉर्ड पे कहते हैं 21-22 मामले अब भी हैं जिसमें कोई बरी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। और जो ज्यादातर मुकदमे हैं उसमें गवाह या तो डर गए या मारे गए, सबूत है नहीं या सबूत दिया नहीं गया। और इस तरीके से ये इसका लगातार जो है अपना साम्राज्य चलता रहा। एक बार अभी ये जब एमएलए था तो उसकी भी कहानी 2-3 साल पहले की भी है ये, कि ये दिल्ली में एक बार राष्ट्रपति भवन गया तो वहां पे राष्ट्रपति कई ऐसे खास मौके होते हैं जब बग्घी में चलते हैं। खास अब जब 26 जनवरी की परेड भी होती है उसमें बग्घी में आते हैं। तो फिर उसने पता किया कि ये बग्घी कहां से कैसे बनता है। फिर उसने किसी एक को पकड़ा, खास डिजाइन किया, ये पटना पहुंचा। पटना में एक बग्घी बनाई घोड़े के साथ, उसमें बाकायदा लाइट लगवाई, म्यूजिक सिस्टम लगाया, और वो अपने ही एक कोई नाम का गाना है, कोई इसकी एक फिल्म में भी काम करना था, वो शायद हुआ नहीं, पर इसने अपने म्यूजिक एल्बम भी बनवा रखे हैं कि मैं हूं मगही का डॉन, और क्या कुछ ऐसे बोल हैं उसके। तो ये पटना अपने सरकारी आवास से कई दिनों तक जो विधानसभा है वो उसी बग्घी में घोड़े पे बैठ के जाता था बग्घी में, और ये गाना बजता रहता था। और वो बड़े कई दिनों तक फोटोग्राफर और तमाम लोगों के लिए भी दिलचस्पी का सामान था। बड़े फोटो छपे, हेडलाइन, टीवी न्यूज चैनल पे भी खबरें चली। तो शौक बहुत है, कभी काउ बॉय बन जाता है, उसके आप बहुत सारे फोटो देखेंगे आप। गॉगल्स लगाने का शौक, इसके ड्राइंग रूम में हाथी का बच्चा आ जाता है, वो भी आप तस्वीर देखेंगे आप। हाथी, घोड़े का तो पुराना शौकीन रहा है। एक बार कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का एक घोड़ा था जिसको ये खरीदना चाहता था, लेकिन लालू और अनंत सिंह में दुश्मनी रही है। तो लालू प्रसाद ने कहा था कि ये घोड़े मैं कभी तुमको नहीं बेचूंगा। सोनपुर का मेला एक लगता है जो जानवरों की जहां खरीद फरोख्त होती है, तो वहां पे इसने एक डमी खरीदार भेजा, और उस डमी खरीदार को उस लालू के प्रसाद यादव जी के घोड़े में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, पैर वैर में कुछ, बट इसकी जिद थी खरीदना है। तो उस डमी दूसरे के नाम पे उसने ये घोड़ा खरीदा और फिर अपने पास लेकर आया। मर्सिडीज से चलने का शौकीन रहा, फिर मर्सिडीज की जगह पे ये बग्घी ले गया था। और ये कहता था, जब इससे पूछा एक रिपोर्टर ने कि आप बग्घी पे क्यों जाते आते हैं विधानसभा, तो उसने कहा था इसमें ईंधन नहीं लगता, मतलब पेट्रोल नहीं खर्च होता है। अजगर पालने का शौकीन, ये भी सुर्खियों में रहा कि अजगर पालता था। तो ये सारे इसके जो शौक, और ये भी है कि ये अपने जो दुश्मन है उनको बख्शता नहीं है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक एक ऐसे नेता ने जिनकी छवि इतनी अच्छी है, वो आनंद सिंह जैसे लोगों को राजनीति में लाते हैं। आप वही नीतीश कुमार के ही अब ये खिलाफ बोल रहा है और कहता है कि चूंकि बचाया नहीं तो अब नीतीश कुमार का दुश्मन है। और जो लालू इसके पहले दुश्मन हुआ करते थे, अब वो शायद लालू की तरफ अब उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। लेकिन एक शख्स जो अभी तक एमएलए था, वो अब सोचिए कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, और 19 में अगर उसने कहा कि महागठबंधन से टिकट नहीं मिलती तो वो इंडिपेंडेंट लड़ेगा, और क्या पता जीत भी जाए। क्योंकि जब उसके बारे में ये भी है बहुत, उसके खिलाफ जो कई मुकदमे, उसमें एक चुनाव में धांधली का भी मुकदमा दर्ज है। मर्डर, रेप, किडनैपिंग, ये आपका चुनाव में धांधली,
लैंड ग्रैबिंग, पटना में इल्जाम है बहुत सारे, कितने सारे जमीनों पर कब्जा। तो ये सारी चीजें हैं जो इल्जाम है, लेकिन अफसोसनाक ये है कि अब एक और, कल को क्या पता, एक क्रिमिनल जो है वो अभी तक बिहार विधानसभा में था, वो अब निकलकर सीधे लोकसभा में आ जाए। और क्या पता अगर लोकसभा में वो आता है और जिस पार्टी से वो चुन के आता है उसकी सरकार आ जाए, तो फिर पता नहीं और कितना पावरफुल हो जाए। यही विडंबना है हमारे देश में, जो पॉलिटिशियन ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं और उनको इस तरह से आगे करते हैं। क्योंकि राजनीति में ऐसे लोगों की जगह होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सच ये है कि ऐसे ही लोग राजनीति में ज्यादा कामयाब होते हैं। ये थी पूरी कहानी अनंत सिंह की, और जो इसके बारे में जितनी चीजें थी मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। चूंकि इंसिडेंट बेस्ड तो मैंने इसलिए आपके साथ शेयर की। अब मैं कुछ वो सवाल लाया था, पेपर शायद नहीं है, कुछ एक जो ये मुझे याद आ रहा है उसमें एक तो ये था कि कुछ लोगों ने जो मैंने कहानी सुनाई थी आपको, शबनम और एक वहां की कहानी थी, वो कौन सी थी यार? पेपर जब तक तुम देख लो कहीं, मैंने पेपर मेरे, अच्छा वो रहा, एक पेपर गिरा हुआ है क्या? मैं भूल रहा हूं, एक दो सवाल थे। कोई नहीं, आगे से आ जाओ, सब अपने ही लोग हैं। नहीं ये नहीं है मेरी सीट पे, या तो फिर तुम देख लेना। खैर हाँ, एक मैंने अभी आपको कहानी सुनाई थी यहाँ की, जो जिसने अपनी 7 फैमिली के लोगों को मार दिया था, और एक कहानी सुनाई थी रेलूराम पुनिया की। वाह, वो भी महिला थी, दोनों को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन उसकी तो उम्र कैद में तब्दील हो गई, इसकी नहीं हुई है। तो उसको लेकर था कि इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन थी। मेरे लिए अपने आप में ये कि जिन लोगों ने 7 को मारा हो, उसमें क्या कम खतरनाक और क्या ज्यादा खतरनाक। उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और था कि इस मामले में, शबनम वाले मामले में सलीम का क्या हुआ। तो मैंने उस दिन बताया था शायद आप लोगों को भी, दोनों को 7 फांसी की सजा हुई है, और सलीम जो है इस वक्त मुरादाबाद के जेल में है, और नहीं, सलीम आगरा जेल में है और शबनम मुरादाबाद जेल में है। लेकिन अगर फांसी होती है अगर शबनम को, तो उसे मुरादाबाद जेल से फिर मथुरा जेल ले जाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि यूपी में एक तो अभी तक कहीं हुई नहीं है, लेकिन फांसी देने की जो सुविधा है वो मथुरा जेल में है, और खासतौर पर महिला को। तो वो उसका इंतजार है, देखिए इस महीने या अगले महीने वो फैसला आएगा, तो उसका क्या होता है। अब कुछ चीजें हैं इसमें, कुछ सवाल है, कुछ नाम भी है, आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ। मोहित सेठवानी, इनकी बड़ी शिकायत थी, मैं इनको भूल गया हूँ, बिल्कुल नहीं भूला हूँ मोहित जी। परितोष जाधव हैं, आयुष आनंद हैं, उमैर खान हैं, उमैर आलम है, सुकांता किशोर साहू हैं, सुरेंद्र सिंह है। इनका सवाल है कि अगर किसी को 10 साल की सजा होती है तो क्या वो 10 साल ही काटता है या 5 साल में बाहर आ जाता है, और दिन और क्या रात होता है। दिन रात का मैंने कई बार जवाब दिया कि जेल में दिन रात की जो हम लोग सोचते हैं वो गलत है। अगर 10 साल है तो 10 साल की सजा होगी, लेकिन जब सजायाफ्ता कैदी जो होता है उसकी छुट्टियां भी होती हैं जेल में। जैसे चूंकि सजायाफ्ता कैदी को काम करना पड़ता है जेल के मैनुअल के हिसाब से, तो उस काम के हिसाब से उन्हें छुट्टियां भी मिलती हैं। और तो वो छुट्टियां काउंट की जाती हैं आपकी सजा में। अगर 10 साल की सजा और मान लीजिए आपने इन 10 सालों में 100 छुट्टियां कमा ली, तो आपको 100 दिन पहले रिलीज कर दिया जाएगा। या आपके अच्छे चाल चलन, बिहेवियर है, तो उस पर भी कई बार लोगों को जल्दी रिहा कर दिया जाता है। लेकिन अगर 10 साल की सजा हुई है तो वो 10 साल ही मानी जाएगी, इन छुट्टियों या आपके चाल चलन को छोड़कर। सुंदर भगवान है, आदित्य आकाश हैं, ये हिटलर की कहानी सुनना चाहते हैं।
सुहेल खान है, ये रेयान स्कूल की कहानी सुनना चाहते हैं। पुष्पा सोनगारा हैं, निशांत नीरव हैं, जावेद खत्री, नरेंद्र पाल सिंह, अरमान खान, ब्रिज राय, संजय शाह, सुनील कुमार, राशिदा अरहान, अखिल यादव, ये आईआईटी रुड़की में पढ़ रहे हैं और इनके सवाल थे आरुषि से जुड़े हुए। मैं इसका जवाब नहीं दे पाया। आज कई लोगों ने और भी ये सवाल पूछे, तो आज मैं आपको बताता हूं। एक इनका ये था कि जब जो कहानी के हिसाब से डॉक्टर राजेश तलवार ने जब देखा आरुषि और हेमराज को, जो सीबीआई की चार्जशीट का हिस्सा है, कि एक कमरे में, और उसका गुस्सा आया और फिर वो गए और गोल्फ स्टिक लेकर आए और उन्होंने मारा। तो इनका ये सवाल था कि जब ये कमरे में इन्होंने देखा तो उन दोनों ने भी देखा होगा, तो फिर वो दोनों उसी हालत में बेड पे क्यों थे। तो यहां पे अखिल यादव साहब, आपको जवाब जो है वो ये है कि उस रात जब थोड़ी सी बहुत आवाज आ रही थी, तो उस आवाज को सुनकर डॉक्टर तलवार गए आरुषि के कमरे में, और कमरे के पास, दरवाजे के पास सिर्फ उन्होंने कान लगाया और सुना। उन्होंने दरवाजा उस वक्त खोला नहीं था, बट उन्हें एहसास हो गया था कि अंदर में आवाज किस किस की है, बकौल सीबीआई चार्जशीट। तो बिना खोले हुए वो वापस गए और फिर गोल्फ स्टिक लेकर जब वो आए तो अचानक दरवाजा खोला और अचानक वार किया। तो पहले से दरवाजा नहीं खुला, इसलिए उन लोगों ने देखा नहीं। नंबर 2, दूसरा आपका था कि हेमराज की हिम्मत कैसे हुई थी कि वो उस वक्त गया, जबकि उसे मालूम था कि उस घर में डॉक्टर तलवार और उनकी बीवी दोनों हैं और वो लोग घर के अंदर मौजूद हैं। आमतौर पे जो सीबीआई के हिसाब से डॉक्टर तलवार के रूटीन था कि करीब 11:30-12 बजे सो जाते थे। उस रात वो जाग रहे थे और नेट पे काम कर रहे थे, और जो नेट का राउटर था वो आरुषि के कमरे में था। तो हेमराज को बकौल सीबीआई, चूंकि मैं इसलिए, क्योंकि इस कहानी में जो कहे कि यही सच है वो सबसे बड़ा झूठा है, तो मैं वैसा झूठा बनना नहीं चाहता हूं, तो मैं इसीलिए रिकॉर्ड पे चल रहा हूं। तो उन लोगों को यह एहसास नहीं था कि डॉक्टर तलवार जाग रहे हैं, और इसी वजह से। तीसरा था कि क्या उस जो एल ब्लॉक जहां पे ये हुआ नोएडा में, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिससे पता चले कि कोई उस घर में आया या उस रात गया। जितने भी सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया वहां पे उस गेट तक, और वो कोई ऐसा मिला नहीं। और ये भी याद रखिए कि जिस वक्त की हम लोग बात कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। वो 2010-11 के बाद, और अब तो और ज्यादा, उस वक्त इतना नहीं था। तो सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो मुझे उम्मीद है अखिल कि आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। निकेत अग्रवाल हैं, इनका सवाल था ये शबनम की स्टोरी से कि उन लोगों को अगर गुस्सा ही था तो बाकी सबको मारा, 7 महीने के बच्चे को क्यों मारा। तो जाहिर सी बात है कि जब जिसका दिमाग, जिसकी सोच ऐसी होती, फिर वो उम्र और बच्चा कुछ नहीं देखता। तो क्यों मारा, ये तो शबनम के दिमाग में क्या चल रहा था या सलीम ही बता सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे घर का सफाया करने का ही उन्होंने ठान रखा था। इसके अलावा चंद्र प्रकाश हैं, ये ओपी चौटाला की कहानी सुनना चाहते हैं। विंदा विखे हैं, नचिकेत आराध्य, विष्णुदेव चौरसिया, हेमंत कामले, प्रवीण यादव, लक्ष्मण रावल, रितेश सिन्हा, मोहम्मद जावेद, आसिफ दाना, श्रवती सीके, दिलीप कुमार सिंह, मंजूर खान। ये तो रहे। अब 2 चीजें खास, एक कि
ये जो मोहम्मद जावेद है, इनकी एक बिटिया है 3 साल की, तमन्ना बानो तन्नू, इसका आज बर्थडे है। तो बहुत बहुत मुबारक, और हमेशा अच्छी रहे, फले फूले, खुश रहे, यही दुआएं हैं पूरी क्राइमटिक फैमिली की तरफ से। और एक और अच्छी खबर, जो हमारे बड़े क्राइम तक के एक परिवार के मेंबर हैं, मनोज शर्मा, ये शायद कनाडा में रहते हैं, लिखा नहीं इन्होंने। इनकी जो वाइफ है, इनकी जो बीवी है, पत्नी है, निधि शर्मा, इनको आरबीसी अवार्ड मिला है, और इन्होंने बड़ा शेयर किया है क्राइम तक फैमिली के साथ। आरबीसी मीन्स रॉयल बैंक ऑफ कनाडा अवार्ड। इनका कहना है कि ये मतलब साउथ ईस्ट एशिया या इंडिया में ये अवार्ड पाने वाली शायद ये पहली महिला है। तो मनोज शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी इस पत्नी की कामयाबी के लिए और उनके इस पुरस्कार के लिए, अवार्ड के लिए। और बस ऊपर वाला इन्हें और ऐसे ही इनाम से नवाजता रहे। तो ये सारी चीजें थी। अब इस अनंत सिंह से जुड़ी हुई जो भी, थोड़ा चूंकि वक्त ज्यादा हो गया आज, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, तो फटाफट बताओ। सर, एक आशीष सोनी जी पूछे, सर हाँ। क्या आपको डर नहीं लगता? इतनी हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आती है? जब आपको पता होता है क्रिमिनल का कानून कुछ नहीं कर पाया, तो आप क्या कर लेंगे? आशीष जी, जाहिर सी बात है, मैं कुछ क्या कर पाऊंगा? मैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करता है सब वो लिखा होता है, हो जाता है। मेरा काम है, मेरा फर्ज है, जो चूंकि मैं यहाँ बैठा है इसलिए कि आप लोग कहानियों की फरमाइश करते हैं और मैं उसको सुनाऊं, जिस तरीके से वैसे सुनाऊं, जैसा है वैसे सुनाऊं। हाँ, ये भी मैं कहूंगा, कई लोगों का मैं देखता हूँ, कई बार जरूरी नहीं है कि मैं जो भी हर एक मेरी लाइन सच हो। कई बार मैं गलत भी बोल जाता हूँ, कई बार शायद जानकारी आधी अधूरी भी रह जाती होगी। कोशिश मेरी पूरी होती है, तैयारी मेरी पूरी होती है, लेकिन हूँ इंसान, तो कई बार गलतियां भी करता हूँ। तो उन सब के लिए आप लोग माफ किया करती और बाकी जब तक ये है कि जो ऐसी कहानियां हैं, मैं हमेशा जैसे सुनाता हूँ वैसे ही आपको सुनाता रहूंगा। सर, ऋषभ आदर्श हैं, बहुत पहले से हमें सब्सक्राइबर रहे हैं। हाँ। पिछले 3 महीने से हॉस्पिटलाइज थे, इनके पैरों में रॉड है, तो चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद दें आप इन्हें। अरे ऋषभ आदर्श साहब, आप जल्दी ठीक हो जाएं, अच्छे हो जाएं, और आपका पैर भी अच्छा हो जाए, हम सबकी यही दुआ है। सर, कई लोग सुनना चाहते हैं, सीरिया में जो लड़ाई चल रही है वो किस वजह से चल रही है और क्यों चल रही है, इसकी पूरी कहानी। हाँ, ये मेरा भी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, सीरिया के। आज ही मैं बल्कि कुछ लोगों के मेल पढ़ रहा था, वो सीरिया के बारे में जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा, अगर कल सब कुछ कूल रहा तो कल ही मैं आपको सीरिया की डिटेल इन डेप्थ कहानी सुनाता हूँ। कल नहीं तो परसों, लेकिन ये वादा है कि या तो इसी हफ्ते या कल। सर, गीता खन्ना जी पूछ रहे, बाहुबली का मतलब क्या होता है सिंपल शब्दों में? गीता खन्ना जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। बाहुबली का मतलब क्या होता है? वैसे तो कहते हैं बलि का, तो कई हमारे हिंदी में अगर आप आए, बाहुबली के जो शाब्दिक अर्थ होते हैं, उसका मतलब है जो अपने भुजाओं से या उससे जो बलवान होता है। लेकिन अब ये बाहुबली शब्द सिर्फ और सिर्फ मतलब इसके नेगेटिव पहले शब्द नहीं थे। बाहुबली मतलब बलवानों के लिए यूज होता था, बहादुरों के लिए यूज होता था, जो मेरी जितनी जानकारी है। लेकिन अब जब भी बाहुबली शब्द आता है, तो ये बाहुबली पार्ट 1, 2 फिल्म को छोड़ दीजिए, तो मेरी नजर में वो सारे ऐसे क्रिमिनल्स के लिए यूज होता है जो क्रिमिनल होके, गुंडे होके, बदमाश होके, और फिर वो चुनाव में और इस तरह की चीजों में उतर जाते हैं, तो वो अपना बाहुबल दिखाते हैं। अब बाहुबली ये होता ही आमतौर पे, मतलब आमतौर पे क्या, जनरली वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल के लिए यूज हो रहा है।